बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे। 31 जनवरी डेडलाइन है। तहरीक-ए-इंसाफ ने लिख के दे दिया, डिमांड पेश कर दी, लेकिन उस डिमांड पे जो है वो कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। हुकूमती कमेटी का इजलास भी हुआ था और उस कमेटी के इजलास में एक सब कमेटी बन गई कि जायज़ा लेगी कि तहरीक-ए-इंसाफ की जो डिमांड्स हैं, कमीशन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, जो असीरान हैं वो कैसे रिहा होंगे, इसके मुतालिक बात की जा रही है। और कई लोग हुकूमती ऐसे भी कह रहे हैं कि जो मैटर सब जुडिस हो, जो मामला अदालती हो, जैसे कि सानिया 9 मई है और 26 नवंबर के मुकदमात ज़ेर समाअत हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में, तो उस पर शायद कमीशन नहीं बन सकता। इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं और फिर बात करेंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से आज फवाद चौधरी की मुलाकात हुई। फवाद चौधरी तहरीक-ए-इंसाफ के उन लीडरों में से हैं जो शुरू से बानी चेयरमैन के साथ थे और उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ के रुजू सवाल भी देखे हैं। आज मुलाकात में क्या हुआ, एक नई डेडलाइन की बात की जा रही है कि 28 जनवरी तक जो है अगर बात ना बनी तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म और फिर शायद तहरीक-ए-इंसाफ अपना लाहे अमल का ऐलान करे, जैसे कि 8 फरवरी को उन्होंने शटडाउन हड़ताल का भी ऐलान कर रखा है। इस पर बात होगी। फिर हम बात करेंगे ट्रंप से क्यों उम्मीदें लगा रखी हैं तहरीक-ए-इंसाफ ने कि कोई कॉल आ सकती है, कोई किरदारदा हो सकता है। इसी बात होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, उनसे बात करेंगे। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज आपकी मुलाकात हुई खान साहब से बड़े दिनों बाद, और पहले भी आपकी मुलाकात काफ़ी अरसे बाद हुई थी, तो क्या बातचीत हुई आज GHQ हमला केस की समाअत थी वहाँ पे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो 9 मई के मुकदमे हैं, ये तो बिल्कुल ही पाकिस्तान में जो अदालतों का हशर नशर हो गया है। अगर आपको मौका मिले वहाँ पे आने का, जो नहीं देते, तो आप देखिए कि किस तरह से चलाए जा रहे हैं, जिनका ना कुछ सर है ना पैर है। इमरान खान के ख़िलाफ़ एविडेंस ये है और हमारे ख़िलाफ़ एविडेंस ये है कि 7 मई को एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में 3 पुलिस वाले हुलिया बदल के ज़मान पाक के ड्राइंग रूम में चले गए और वहाँ पे इमरान खान ये बातें कर रहे थे। उन्होंने वो बातें नोट की और अपने दिल से लगा के रख ली और 16 मई को जाके उन्होंने ये बातें बता दी। ठीक है। मतलब इस तरह के बेहुदा किस्म के बयान, जिनका ना कुछ सर है ना पैर है, उसके ऊपर ये मुकदमा चल रहा है। और आज खान साहब से जो बात हुई, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा उनसे इस पर मुतासर होता हूँ कि एक लम्हे की भी लग्ज़श उनमें नहीं होती। वो बड़े मजबूत खड़े हैं और उनका फिज़िकल भी इस वक्त उनका 8 पाउंड वज़न कम हुआ है, ज़्यादा फिट हुए हैं और कतई तौर के ऊपर वो 60-62 से ऊपर के नहीं लगते। अच्छा। और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रांग है। उनका मानना है कि जिस तरह एक दिन हसीना वाजद की हुकूमत सुबह बंगाली उठे तो वो सारी भाग गई थी, बशर अल-असद जो है वो भाग गए थे, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी यही होने वाला है। अच्छा, ये तो है उनको कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही होगा। उनको यही तवक्को है कि यही होने वाला है और इधर ही मामला जो है वो बढ़ रहे हैं। अदलिया के हवाले से उनका इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है कि यहाँ पे गुलाम जजों को जो है वो भरा जा रहा है और जुडिशरी से अगर लोगों की उम्मीद ख़त्म हो गई तो फिर लोग जो हैं वो किधर जाएंगे, सवाए इसके कि जदोजहद की तरफ आएंगे और क्या होगा। और उनका ये भी कंसर्न है कि पाकिस्तान में बातचीत के वो हामी हैं, वो चाहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हो, वो चाहते हैं कि एक बड़ा अपोजिशन अलाइंस जो है वो बनाया जाए और हम उसकी तरफ जो है वो बढ़े। ठीक है। इन मकासद के लिए वो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो ग्रैंड अलायंस जो है आप अपोजिशन का बना रहे हैं और बानी चेयरमैन ने भी कहा आपको कि वो चाहते हैं कि ऐसा अलायंस बने, तो किस किस से रब्ता किया जा रहा है, किसको टास्क दिया गया है कि वो रब्ता करें और कौन अलायंस बनाएगा? सारा बुनियादी जो टास्क है वो तो असद कैसर साहब को दिया गया है। असद कैसर साहब हैं, बाकी लोग हैं, उनको ये टास्क दिया गया है कि वो लोगों से मिले और उनमें जो ज़ाहिर है आपको पता ही है कि जो इस वक्त मेन जमातें हैं उनमें JUI शामिल है, जमात इस्लामी शामिल है, GDA शामिल है। ये जमातें हैं जिनसे जो है वो होना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पहले ही हो चुका है। एक असूली तौर के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी साहब से जो हमारी गुफ्तगू है, बातचीत है, वो हो चुकी है। वो इस अलायंस का हिस्सा होंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इसका हिस्सा होंगे। बाकी ये JUI बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनका हिस्सा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहले भी बात हुई थी JUI से, आपकी मौलाना रहमान साहब से भी बातचीत चलती रही। 26 तमीम पे आपकी काफ़ी बातचीत चली, लेकिन आखिरी वक्त में मौलाना साहब ने वोट दे दिया हुकूमत को।
उसकी हक में दे दिया। तो उनसे रब्ता अगर आप करते हैं तो क्या तो है कि मौलाना फजल रहमान साहब एक मौसर आवाज़ है, वो आपके साथ खड़ी होगी? देखिए जी, मौलाना फजल रहमान कोई NGO नहीं चला रहे, वो सियासी जमात चला रहे हैं। प्रॉब्लम इस वक्त जो PTI का ये हो रहा है और मौलाना के दरमियान जो ऑब्स्टिकल है वो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मौलाना फजल रहमान को इलेक्शन हरा के आते हैं, और ये DI खान की एक लोकल पॉलिटिक्स है जो कि इस वक्त एक हर्डल बनी हुई है इस अलायंस के रास्ते में। ये मौलाना पे तनकीद करते हैं, मौलाना इन पे तनकीद करते हैं। अब इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को ये वाज़ेह हदायत दी है कि आप मौलाना फजल रहमान को टारगेट नहीं करेंगे, और इसीलिए वो उनको आप टारगेट नहीं कर रहे। तो अब देखते हैं कि आगे हम क्या मौलाना साहब के साथ और JUI के साथ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सब आपने बात की बांग्लादेश मार्डर की कि खान साहब ये सोच रहे हैं और ये देख रहे हैं कि शायद बल्कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मॉडल आ जाए, कोई ऐसा इनकलाब जो है वो। तो क्या बेस क्या है उनकी? अब इससे पहले अगर 2014 का धरना देखें तो वो कह रहे थे कि अभी जो है उंगली खड़ी होने वाली एम्पायर की, और उंगली जो है वो नहीं खड़ी हुई। इससे पहले भी कहीं उन्होंने ऐलानात किए, नहीं पूरे हुए। तो अब क्या बेस है? चौधरी साहब, आप खुद सियासतदान हैं, क्या चाहते हैं कि कब तक ये मामला ठीक हो जाएंगे या उनकी मुश्किलात जो है वो कम हो जाएंगी? देखिए ना, इमरान खान तो जेल में है, और जो इस वक्त एक अवामी इनकलाब की बात या वो है, वो अभी तक PTI से मैनेज नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान भी मैनेज नहीं हुआ। जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ उसमें इतनी बुरी शिकस्त हुई PMLN को, पीपल्स पार्टी को, कि वो उस क्राइसिस से बाहर नहीं आ पा रहे। तो हुकूमत का मसला ये है कि इनकी जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसकी वजह से इमरान खान जो हैं उनको ये लग रहा है कि एक जो वैक्यूम है इस वक्त लेजिटिमेसी का, उसके अंदर कभी भी कोई वाक़या होगा तो उसके नतीजे में एक अवामी इनकलाब जो है वो आएगा। और ये ज़रूरी नहीं होता कि वो कोई आप समझें कि PTI के लिए ही लोग उठेंगे, किसी भी वाक़े की वजह से लोग उठ सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। असूली तौर के ऊपर अगर आप मुझसे पूछें तो असूली तौर के ऊपर तो एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग ही की ज़रूरत है, जिसमें सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट शामिल हो, और हम फैसला करें कि पाकिस्तान को हमने चलाना कैसे। देखिए ना, 53 ऑनवर्ड पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट चला रही है वन वे और अदर। और वो क्यों चला रही है? वो इसलिए चला रही थी कि हम वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थे, हमें पैसे मिल रहे थे, इधर जंगें हो रही थी, वियतनाम वॉर हो, कोरियन वॉर हो, अफगान वॉर्स हो, हम उनमें बड़े फ्रंट लाइन प्लेयर्स थे। अब यहाँ पे कोई इस किस्म के हालात नहीं है, ठीक है, लिहाजा हमारी एस्टेब्लिशमेंट की वो अहमियत नहीं रहेगी दुनिया में जो कि माजी में थी। अच्छा, इसलिए यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि मॉडल पाकिस्तान ने क्या लेना है। सिर्फ 5वीं बेहतरीन आर्मी है हमारी दुनिया में बेहतरीन आर्मी तो है, कोई शुबा ही नहीं है, और आर्मी मुल्कों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और हमें अपनी फौज का बड़ा एहतराम है। और अहमियत आप कह रहे हैं कम हो गई है? हाँ, दुनिया में अहमियत कम हो गई है, एस्टैब्लिशमेंट की अहमियत कम हो गई है, क्योंकि अब डिसीजन मेकिंग जो है इस रीजन के हवाले से वो मईशत के ऊपर मबनी है, वो दिफा के ऊपर मबनी नहीं है। और देखिए, हम बांग्लादेश नहीं है, हम नॉर्थ कोरिया भी नहीं है, हम चाइना भी नहीं है। इन सारे मुल्कों में क्या है कि इनमें कोई रिलीजियस लड़ाई नहीं है, इनमें कोई कौमियत की लड़ाई नहीं है, इनमें एक ही ज़ुबान बोलते हैं। हमारा मसला यह है कि हमारी तो हर 50 किलोमीटर के ऊपर ज़ुबान चेंज हो जाती है, हमारी कौमियत तब्दील हो जाती है, हमारे यहाँ फ़िरके हैं, वो हर फ़िरका कहता है बाकी सारे काफिर हैं, मैं ही हूँ। इतनी जहाँ डाइवर्सिटी हो ना, उनमें सिर्फ जमहूरियत ही मुल्कों को इकट्ठा रखती है, ठीक है। और हमारे लिए जो मिसाल हैं वो 2 मुल्क मिसाल हैं, एक अमेरिका और दूसरा हिंदुस्तान, जिन्होंने जमहूरियत के ऊपर अपना निज़ाम हुकूमत कायम किया, और वो लोग आज मजबूत मुल्क हैं। इसलिए हमें भी देखें, ये एस्टैब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा कि ये मॉडल हमारे यहाँ नहीं चल सकेगा, जमहूरियत की तरफ वापस आना पड़ेगा। चौधरी साहब, आपने एक और बड़ी अहम बात की कि जो PTI है उसमें कोई शायद कमज़ोरी है और कोई खला है कि उस तरह का अवामी इनकलाब की या आवाम को सड़कों पर लाने के लिए जो है वो जो बाहर PTI लीडरशिप है वो किरदार अदा नहीं कर पाई। क्या वजह है कि जो जैसे खान साहब चाहते हैं या जैसे वो लाइन एंड लेंथ देते हैं उसके मुताबिक बाहर हालात नहीं बनते?
इख्तलाफात की वजह है या उसमें कोई कैपेबिलिटी का मसला है कि लोग इतने जो है वो नहीं हैं उस काबिल के लोगों को मोबिलाइज कर सकें? नहीं, देखे ना, जो पीटीआई थी वो तो ख़त्म कर दी ना आपने। जो एस्टैब्लिशमेंट ने जो पीटीआई, जो हम लोग थे जिन्होंने पीटीआई बनाई थी, शाह महमूद कुरैशी हों, परवेज़ खट्टक हों, असद उमर हों, वो शाहमीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, उमर चीमा है, ये सब लोग या तो जेलों में हैं या इनको ठुड्डे मुके मार के आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर कर दिया। अब इस वक्त तो जो लोग हैं वो तो एक वैक्यूम में आए हैं, वो पीटीआई के वर्कर को नहीं जानते, पीटीआई का वर्कर उनको नहीं जानता। बाज लोग जो हैं वो तो पीटीआई में आए 6, 8, 10 महीने से। ठीक है। मसलन सलमान राजा जो हैं वो तो पीटीआई में 10 महीने हुए होंगे। ठीक है। मरवत साहब हो गए, मरवत साहब हो गए, सलमान राजा हो गए, गौहर हो गए, ये अपना ये लोग जो सारे। सर गौहर साहब तो चेयरमैन है आपके। मैं कह रहा हूँ ना, ये तो अभी आए ना, चूंकि आपने पीटीआई का काडर खत्म कर दिया तो इन लोगों को जो है वो ओहदे दिए आपने, कितने गुजारा करें। और ये लोग तो नहीं उस तरह की इफेक्टिव मूवमेंट चला सकते। फैसला इमरान खान का था, यही मैं कह रहा हूँ ना, तो अवेलेबल जो थे उन्हीं में से करना था ना, तो आपने अवेलेबल ही को नहीं छोड़े। अब तो देखें, इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में पार्टी का कैडर एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा। तो अब इशू यही है कि ये इमरान खान जो है वो तंजीम के बगैर, ये जो प्रॉब्लम पीटीआई से ज़्यादा पाकिस्तान का है कि अगर यहाँ पे कोई शुरू होता है ये मामला और तंजीम का कोई उस पर कंट्रोल नहीं है, वो मामला फिर कहीं पे भी जा सकता है। तो इसलिए आइडियल ये है कि हम टेम्परेचर नीचे लेके आएँ, बैठ के बात करें। और ज़ाहिर है इमरान खान को आपने 18 महीने से जेल में है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है चौधरी साहब, ये थे फवाद चौधरी, इनसे हम बात करेंगे मजीद कि तहरीक इंसाफ का कैडर जो है वो कैसे ख़त्म हो गया, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो हो रहे हैं, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हो रही। डेडलॉक की कैफियत है, गो के तहरीक इंसाफ ने अपनी डिमांड लिख के दे दी हैं। फवाद चौधरी साहब, आपने डिमांड लिख के भी दे दी, आप खुद वकील भी हैं, सियासतदान भी हैं, और आप कहीं इस तरह के डायलॉग का हिस्सा भी रहे हैं। तो क्या वजह है कि क्यों डेडलॉक है? तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब हों या हुकूमत नहीं चाहती कि मामला आगे बढ़ें? एक तो मुझे लगता है कि दोनों साइडें जो है ना वो अभी बहुत कीन नहीं है कि इसमें कुछ जल्दी हो। अच्छा। दोनों साइडें, ठीक है, क्योंकि दोनों असेस करना चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसकी नौयत क्या होगी। तो अभी पीटीआई भी इंतज़ार कर रही है, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी कल इरफान सदीकी साहब ने जो बयान दिया है वो हौसला अफजा है। वो कह रहे हैं कि हम मुस्तरद नहीं कर रहे डिमांड, हम इन पे गौर कर रहे हैं और 7 दिनों में हम इसका जवाब जो है वो देंगे। अब आज जो है वहाँ पे कांग्रेशनल हेयरिंग है अमेरिका में 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर। अच्छा। पीटीआई समझती है कि आज से ये गेंद जो है वो रोल हो जाएगी अमेरिका में, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो क्या अपना रोल अदा करते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ अमेरिका में हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत सपोर्ट किया है, और एक ही वजह से सपोर्ट किया है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ठीक है। तो अब इनकी उम्मीद ये है, और नून लीग और जो एस्टैब्लिशमेंट है वो वेट कर रहे हैं कि देखते हैं कि कितना और क्या वहाँ से क्या होता है, और उसके मुताबिक हम अपना अगला कार्ड खेलेंगे। पहले तो जाहिर है जो मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे गए या बिलावल साहब को भेजने की कोशिश थी वो तो कामयाब नहीं हुई, और उसके ऊपर तो काफ़ी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा है हुकूमत को। जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो समझ नहीं क्यों। नकवी साहब गए ना वहाँ पे? हाँ, तो नहीं जाना चाहिए था ना, वैसे थोड़ा बाहर बैठ के जाके बुरा ही लगा ना। असल में जो इशू ये है कि जो रिस्पांस नहीं आया अमेरिका को, अब ये दोनों पार्टियां ये गेज करेंगी कि किस तरफ जो है वो जाती है बात, और क्या प्रेशर की नौयत क्या होगी, क्या रेजिस्टेबल होगा। क्योंकि देखिए एक हद से ज़्यादा अमेरिका का प्रेशर तो ज़ाहिर नहीं ले सकती ना हुकूमत, क्योंकि हमारे दे भी नहीं सकता एक हद से ज़्यादा। आप पता नहीं, ट्रंप है। हाँ। तो कोई किसी को पता नहीं है क्या कहेंगे, तो वो तो इसलिए दोनों पार्टियां जज कर रही हैं। तो हम समझे कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मुज़ाकरात की कामयाबी का चांस है। अच्छा। कल इरफान सदीकी साहब ने जो बयान दिया है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ये मुज़ाकरात में कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी इनसे। ठीक है। क्या तवक्को है कि किस साइड पर बेहतरी आ सकती है? कमीशन बन जाएगा या जो कैदियों की बात की जा रही है वो रिहा हो जाएंगे?
जो पीटीआई का असल जो मकसद है वो तो यही है ना कि कैदी रिहा हो। जो कमीशन बनना है या चीज़ें होनी है वो तो जो है वो ऐसे ही है ना कि वो तो देख लेंगे कि आगे क्या बनना है, क्या क्या होना है, क्या नहीं होना। तो इनका तो मेन मकसद यही है कि ये कैदी जो हैं वो रिहा हों और उस मकसद के लिए जो है वो अपना आगे वो काम करना चाहते हैं, उधर चलना चाहते हैं। तो अब लेट्स सी कि ये क्या होता है आगे। तो अच्छा साहब, एक और चीज़ जो सामने आ रही है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात काफ़ी, कभी मरवत साहब को शौकत होता है, कभी उस्मान अकरम राजा साहब जो है उनके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि वो नहीं अपना पार्टी में, गौहर अली खान साहब जो है वो, कभी बुशा बीबी जो है वो लीड करती हैं पार्टी को, कभी अली अमीन गंडापुर साहब लीड करते हैं, कभी अलीमा खान जो है वो लीड करती हुई नज़र आती हैं। तो ये क्या चल रहा है? किसी की कोई लीड की औकात नहीं है, सिर्फ इमरान खान ही है पार्टी। अच्छा, मैंने आपको कहा कि किसी की बाकी कोई हैसियत नहीं। हाँ, इमरान खान और वर्कर्स हैं बस, ठीक है, बाकी कोई किसी का कोई कद नहीं है। क्या है तो उन्होंने इतना ओहदे दिए, चेयरमैन बनाया, सेक्रेटरी जनरल बनाए, बाकी लोग बनाए, क्या कर रहे हैं फिर? बस कर रहे हैं जितनी की कैपेसिटी भी। खाली देखें ओहदों से तो नहीं ना आपकी कैपेसिटी बनती। कैपेसिटी वालों को ओहदे दें तो अलग चीज़ होती है, ओहदों से तो थोड़ी कैपेसिटी बनती है। तो जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी कहाँ खड़े हैं? हम तो देखें इमरान खान के साथ खड़े हैं। हाँ। हम इमरान खान के साथ ना होते तो हम वजीर होते। हम आखिर जो है बाकी लोग जो सारे अकोमोडेट हो गए हैं या हुए हैं, आखिर उनसे ज़्यादा ही पोलिटिकल लेगेसी है ना हमारी भी। लेकिन देखें इशू ये है, इस वक्त लड़ाई है, इमरान खान इस वक्त सिंबल है पाकिस्तान की आवाम का। और अगर वो ये लड़ाई हारते हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की आवाम ये लड़ाई हारती है। लिहाजा हम समझते हैं कि इमरान खान को ये लड़ाई जीतनी चाहिए। सर, अवाम को मोबिलाइज करना है ना, अवाम को एक जो है वो, ठीक है खान साहब के ट्वीट आते हैं, खान साहब के मैसेज आते हैं, सारा काफ़ी नहीं है, उनको मोबिलाइज करना है कि नहीं करना? ये बात ठीक है। तो किस तरह फिर ये होगा? नहीं, ये तो खान साहब ने फैसला करना है ना कि ये लोग जो उन्होंने लगाए हैं वो ये अगर एफर्ट नहीं कर सकते तो इनको किससे रिप्लेस करें। ठीक है, हमारा मकसद तो ये नहीं है। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि खान साहब को ये टीम रिप्लेस कर देनी चाहिए। अच्छा, अगर ये उसकी वजह ये नहीं है कि ये इनमें से बहुत से तो देखें मेरा अच्छा ताल्लुक है, दोस्ती का ताल्लुक है। गौहर साहब का मुझे बड़ा एहतराम है और सलमान राजा, ये ऑनरेबल लोग हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद देम। लेकिन देखें ये इनका काम नहीं है, ये कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं और ये तो बस यही है कि महीने में 1-2 करोड़ रुपए से कम तो बात ही नहीं करते ना। आम वर्कर से इनका क्या ताल्लुक? हाँ, ठीक है। तो आपने कोई मशवरा नहीं दिया? खान साहब क्या सोच रहे हैं, समझते हैं कि ये टीम रिप्लेस होनी चाहिए? मैं तो खान या साहब, आपका सिर्फ मशवरा? नहीं, मैं तो खान साहब को कहता हूँ इस टीम के साथ बड़ा मुश्किल। फिर क्या रिस्पांस आता है? बस गुजारा करने वाली बात। ठीक है जो साहब, आज एक पार्लियामेंट में भी कल भी बड़ा हंगामा राई हुई और आज भी तहरीक इंसाफ ने काफ़ी हंगामा राई की, एहतजाज किया। एक बिल पेश हुआ है कौमी असम्बली के अंदर, वो बिल ये है कि फेक न्यूज़ पर 5 साल की सज़ा होगी। क्या समझते हैं कि जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है, इवन अब तो ये हालांकि तहरीक इंसाफ के लोग भी जो है अगर कोई ऐसी बात करें तो उनकी भी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए इक़दाम ऐसे? 2018 में जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना और पहली बार मुझे मीडिया से इंटरेक्शन का मौका मिला तो मैंने वहाँ पे ये बात कही कि देखें अगले 5 साल में जो पाकिस्तान का फॉर्मल मीडिया है वो मोहताज हो जाएगा सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया में नैरेटिव सेटिंग करेगा। ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके रूल्स क्रिएट करें। और मैंने अपनी गवर्नमेंट में PMDA के नाम से एक नई मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पूरी क्रिएट की। उसमें मकसद मेरा यही था कि जो फेक न्यूज़ है उसके ख़ात्मे के लिए हम आगे बढ़ें। हमने ऑस्ट्रेलियन लॉ को देखा, हमने UK के लॉ को देखा, इन तमाम कवानीन को बना के हमने PMDA बनाई और वो सिविल लॉ था, उसके अंदर कोई पनिशमेंट नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली ये हुकूमत चूँकि बिलीव ही लाठी और गोली पे करती है और ज़ाहिर है इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोगों को अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए ये इस तरह के कवानीन बनाती हैं और करती हैं। इससे पाकिस्तान का मीडिया ऑलरेडी बैठ गया है। जो सेंसरशिप है इस वक्त मीडिया के ऊपर, जो इस वक्त हालात है, मर्जी के रिपोर्टर्स रखे जाएं, किया जाए, मर्जी की खबरें चलाई जाएं, उसकी वजह से जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका सारा रिलायंस चला गया सोशल मीडिया पे। अब दूसरी अहमकाना स्ट्रेटजी ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं
उनको ये उठा उठा के जेलों में डाल रहे हैं, और सिर्फ जो नैरेटिव बाकी रह गया है वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोगों का रह गया जिनके ऊपर हाथ नहीं पड़ता। सो अपने खिलाफ ही एक इतना बड़ी इन्होंने मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया है जिसका कोई हल नहीं है इनके पास। और ये जो आज कानून मंजूर हुआ है ये भी एक ऐसा ही काला कानून है जो अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, और जिसका मकसद बुनियादी तौर के ऊपर इंसानी हकूक़ और ये जो आपकी राइट टू स्पीक है उसको रोकना। ठीक है, तो फिर चलते हैं डाला जेल। बल्कि कई दफ़ा जो है वो बात होती है कि कभी तो अक्टूबर बड़ा अहम था कि जी अक्टूबर में बड़े हालात चेंज हो गए, फिर अक्टूबर नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, और हर महीने कहा जाता कि अब ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है और खान साहब जो है वो रिहा हो जाएंगे। क्या समझते हैं, वकील भी हैं, सियासतदान भी हैं, कब तक रिहा हो जाएंगे? खान साहब की जो जेल है वो कुछ लीगल केसेस की वजह से तो है नहीं, हाँ, वो तो उनकी सियासत की वजह से है। जो ही सियासत में एक चेंज आती है तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अब सियासी तब्दीली जैसे हमने आपसे डिस्कस किया कि दो ही तरीके हैं ना, या तो पाकिस्तान में स्ट्रीट के ऊपर जो है वो आ जाए, दूसरा इंटरनेशनल प्रेशर आ जाए। फिलहाल जो हुकूमत और पीटीआई है वो दोनों इंटरनेशनल प्रेशर को देख रहे हैं कि वो कैसे आता है। ठीक है, और अगर ये आ गया तो जल्दी रिहा हो जाएंगे, अगर वो नहीं आएगा तो फिर एक स्ट्रीट प्रेशर में आना पड़ेगा। कब तक वैसे पक्को है कोई ये तो मेरा ख्याल है मार्च तक फैसला हो जाएगा ना। हाँ। मार्च तक पता चल जाएगा हमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को लेके क्या फैसले करते हैं। ठीक है, चलें, ठीक है चौधरी साहब, यहाँ पे लेने एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फौज चौधरी साहब, 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसका बड़ा चर्चा है, सज़ा हो गई, तहरीक इंसाफ कहती है, खान साहब कहते हैं कि जी सज़ा गलत हुई, पैसे चोरी के नहीं थे, ना हमने इस्तेमाल किए, आप भी काबीना का हिस्सा थे, क्या कैसे ये मंजूरी हुई थी और किस तरह ये पैसे आए थे? पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि खान साहब की जो केसेस के फैसले हैं वो कोई उनके जाहिर है कि ये केस को कानूनी तौर पे तो नहीं चला, ना ही इसकी कोई कानूनी तौर के ऊपर कोई इसमें चीज़ है, ये तो उनकी सियासत की वजह से है। ये केस भी ऐसे ही एक बेहुदा केस है जो कि जैसे बाकी हैं खान साहब के ऊपर। अब पहली बात तो ये है कि अगर ये आपने रवाज बना दिया कि काबीना के फैसलों के ऊपर एक एडिशनल सेशन जज आपको 14 साल सजा देगा, तो ये जो मौजूदा काबीना ने फैसले किए हैं ये कल ओपन होंगे। देखिए कहीं पे ब्रेक भी तो लगाए ना। मुझे आप बताएं कि मैं उस काबीना का मेंबर था, फैसल वाडा उस काबीना के मेंबर थे, शीरी मज़ारी, ये अपना बाकी सारे हम लोग, असद उमर और अली जैदी और हम सब लोग मेंबर थे। खाली इमरान खान कैसे अक्यूज हो सकते हैं, हम सब क्यों अक्यूज नहीं है? ठीक है, तो अगर केस चलाना है तो फिर पूरी काबीना पे चलाएंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप शेख रशीद साहब को, बाकी मुझे फैसल को, शीरीन को, अपने फ़रोग नसीम को, शहजाद अकबर तो है, फ़रोग को, इन सब को आप निकाल दें। हाँ। और जो आप समझते हैं कि इमरान खान है उसको आप पकड़ लें। तो काबीना के फैसलों को एडिशनल सेशन ओपन कैसे कर सकता है? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब 2 साल हो गए हैं, अब तो हमारी कैबिनेट तो नहीं है। एक तो ये हो गया कि काबीना के फैसले आप ओपन कैसे कर सकते हैं। अब दूसरा देखें, अब हमें 2 साल हो गए, हम तो काबीना में नहीं है ना, शहबाज शरीफ साहब की काबीना है। 2 साल से इस काबीना ने वो फैसला रिवर्स क्यों नहीं किया? ये फैसला रिवर्स कर दे काबीना, अच्छा, और रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक कर दे, ठीक है, और $190 मिलियन को वापस कर दे और जाके लंदन में केस लड़ ले। ठीक है, झगड़ा तो इतना ही है ना कि 190 मिलियन पाउंड जो है जो पाकिस्तान आए हैं वो साहब के हैं या वो हुकूमत के हैं। ठीक है, तो हुकूमत ने यूके में साबित करना है ना हम पाकिस्तान के पैसे हैं, आपको केस लड़ना पड़ेगा। उस वक्त भी जब हमारे सामने आया था हमारी यही चॉइसेस थी, या तो 190 मिलियन पाउंड आप ले लें, पाकिस्तान में पैसे आ जाएंगे, या आप जाके वहां पे केस लड़ लें। हमने कहा नहीं, पैसे ले लें। अगर आप ये हुकूमत समझती है कि नहीं केस लड़ना चाहिए, जाके केस लड़ लें। नहीं, अगर उनके पैसे पाकिस्तान के नहीं थे तो फिर वहाँ पे केस कैसे चला, उनको सजा कैसी हुई, बैन हो गए 10 साल के लिए, उनको जो है वो वहाँ पे यूके ने बैन कर दिया, तो फिर वो क्या था फिर? अच्छा, हुआ ये कि जो हसन नवाज शरीफ है उन्होंने अपना एक अपार्टमेंट 1 हाइड पार्क इनको बेचा जी, और उसमें उन्होंने पैसे जो हैं वो डबल लिए जितनी उसकी मार्केट वैल्यू थी उससे। ठीक है, उसके ऊपर एनसीए ने तहकीकात शुरू कर दी और कहा कि ये पैसा जो हसन नवाज को गया है ये क्रिमिनल प्रोसीड्स है। ये चल रहा था, तो उसके दौरान में एनसीए और
के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया। उन्होंने कहा जी कि हम हुकूमत पाकिस्तान को ये पैसे की जो लायबिलिटी है उसमें हम दे देते हैं, तो आप हमारे खिलाफ ये तहकीकात ख़त्म कर दें। उस वक़्त उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से ये कहा कि जी जो हमारी अब तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसको आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम ये पैसे आपको वापस भेज देते हैं। और यही मैं आपसे रिक्वेस्ट अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम कहते हैं कि नहीं आप तहकीकात भी जारी रखें और हम आपके केस जो है वो भी जारी रखेंगे, उस केस में 8 से 10 साल भी लग सकते हैं। दूसरी सूरत में हमें फौरी पैसे आ रहे थे, ठीक है, तो हमने कहा चले फौरी पैसे। आप कह रहे हैं काबीना का फैसला था, काबीना को तो दिखाया भी नहीं गया और काबीना ने मंजूरी दे दी। तो जो SOP है काबीना का ऐसे ही होता है कि आप एक बंद इन्वेलप सामने करें और कहें इसकी मंजूरी दे दें? नहीं, काबीना ने ऐसी होती मंजूरी? नहीं, काबीना ने तो मंजूरी दे दी ना देती, कहती नहीं हमें नहीं, एनवेलप जब तक नहीं खोलते आप नहीं कर दिखाएं। ठीक है, तो सवाल यह है कि जो भी वजीर है वो तो फिर बराबर के एक्यूज्ड है। ठीक है, तो जो सब फिर और आप इस तरह से करेंगे आप पाकिस्तान के निज़ाम की तबाही फेर देंगे। ये नहीं हो सकता कि काबीना के फैसले को एक एडिशनल सेशन जज या सेशन जज उठा के प्राइम मिनिस्टर को 14-14 साल की सजाएं सुना दे। ये तो मुल्क की तमाशा बना दिया है, ना कोई इसका सर है ना पैर है। क्या किस के फैसले को आप समझेंगे कि पाकिस्तान में हुक्मरान है कोई? देखिए ना, कानूनी तौर के ऊपर फौज के जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस के जो फैसले हैं वो तो नहीं ना मुल्क की रियासत के फैसले। आइन के तहत आर्टिकल 90 के तहत तो वफाकी काबीना का फैसला रियासत का फैसला, आपने उसको सेशन जज की जुरिडिक्शन में दे दिया। आपने मुल्क का ही बेड़ा गर्क कर दिया है, फेडरेशन का ही बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, आप ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, कैसे शुरू हो सकता है ये ग्रैंड डायलॉग और किस तरह चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, जैसे शुरू हो गया है ग्रैंड डायलॉग मेरे ख्याल में, ये जो सारी अपना पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त हुकूमत की और अपोजिशन में PTI बैठ गई है, सिर्फ इसमें मुझे लगता है कि फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई साहब जैसे लोग जो हैं उनको शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो भी बड़े रिप्रेजेंट करते हैं इलाकों को। और उसके साथ जो आई वुड से कि फौज का देख लें कि उन्होंने कैसे अपनी नुमाइंदगी फॉर्मल रखनी है या इनफॉर्मल रखनी है। इनफॉर्मल तो ज़ाहिर उनकी है ही नुमाइंदगी। फौज तो पहले भी कहती है कि हमने कोई बातचीत नहीं करनी, उनसे बात करें जो सियासी गवर्नमेंट है आपकी। देखिए ना, बात यह है कि उसके बगैर हो नहीं ना सकता, फैसले नहीं। मसलन आप देखें ना, कमेटी ने फैसला किया कि हम मिलवाने लेके जाएंगे कमेटी को खान साहब से। राना सनाउल्ला, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, वो मिलवा ही नहीं सके। तो जिनके पास अथॉरिटी है उनको फिर शामिल होना पड़ेगा ना। याद सियासत में क्यों फौज को शामिल करते हैं, खुद फैसले क्यों नहीं करते? तो फिर ना हो, फिर पीछे हट जाए, फिर इलेक्शन होने देते। आज फौज पीछे हट जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी। अच्छा, तो जाहिर है हुकूमत तो फौज के ऊपर खड़ी है। तो फौज आपके साथ भी थी ना? फौज पाकिस्तान के साथ, फौज की सारी सियासी जमातों के साथ होना चाहिए। DGI पर कहते हैं कि फौज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट के साथ खड़ी होती है, लेकिन गवर्नमेंट की पार्टी के साथ तो नहीं ना खड़ी होनी है। उन्होंने हुकूमत के साथ खड़ा होना है, हुकूमती पार्टी के साथ तो उनका ताल्लुक नहीं है ना। इसी तरीके से उनका अपोजिशन पार्टी के, उन्होंने तो आइन के साथ खड़ा होना है। ठीक है, तो जब अगर न्यूट्रल हो जाएंगे, और जो DGI SPR की स्टेटमेंट आप कह रहे हैं जो लाहौर में उन्होंने दी है, जो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ, अगर इसके ऊपर अमल हो गया तो फिर तो मुल्क नए इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। मुल्क नए इलेक्शन की तरफ कब तक है तो के इलेक्शन हो जाए? 2025 में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन हो जाएंगे? क्यों, कैसे? क्योंकि जो हालात हैं आपके, ये हुकूमत तो दिन गुजार रही है। सर, बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट है, वो कहते हैं कि हम जो है वो सारे। नहीं, कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं है। इनको तो बस सिर्फ इमरान खान की रिलीज के ऊपर बैठे हुए हैं, हर प्रेशर के ऊपर। इनको समझ सिर्फ यही है कि बस लोगों को उठा लो, पकड़ लो, इस तरह तो घूमते नहीं चलते। ठीक है, पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है, और ये भी खबरें आती हैं कि 2 साल आपके, फिर अगले 2 साल हमारे, कोई फार्मूला कोई। मेरा नहीं ख्याल नहीं, मेरा नहीं ख्याल शहबाज शरीफ साहब की जो इस वक्त लेवल है वो खुशामद का, या जो नौकरी वो कर रहे हैं, वो पीपल्स बिलावल भुट्टो वो नहीं कर सकेंगे। जो भी है भुट्टो का नवासा और बेनज़ीर का बेटा है, वो एक हद से आगे तो नहीं जाएगा। तो उनका प्रॉब्लम है, एक उनका चल रहा है। ठीक है, इन हाउस चेंज आ सकती है, आप समझते हैं? कोई इन हाउस कोई फायदा नहीं है, ना ही आएगी। अच्छा, कौमी हुकूमत बन सकती है कुछ अरसे के लिए। अच्छा, कौमी हुकूमत बना लें कुछ अरसे के लिए, ताकि सारी जमातों का उसके अंदर एक आ जाए, एक चीज़ें आ जाए,
और बाकी चीज़ें फिर बाद में देखेंगे। नहीं, ये कहा जाता है ना कि तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है उसके पास इख्तियार नहीं होता बात करने का, सारी चीज़ें जो हैं वो कोई टेबल टॉक हो रही है तो कोई फैसला नहीं कर पाते। तो वो तो हुकूमती पार्टी के पास भी नहीं होता, वो तो ज़ाहिर इख्तियार वो भी पूछ के करते हैं, ये भी पूछ के करेंगे। ज़ाहिर इमरान खान को अल्टीमेटली आपको लाना तो पड़ेगा ना, उनसे ही पूछ के होनी है जिनके साथ जिस अब आम तो इमरान खान के साथ खड़ी है ना, वो बेचारी ये कमेटी के जो लोग हैं उनके साथ तो नहीं ना, उनसे ही पूछ के। तो जो साहब सारी देखें आपकी जो डिमांड्स हैं, कमीशन बना दें, कैदी रिहा कर दें, बाकी जो चीज़ें हैं वो कर दें, लेकिन जो मैंडेट है उसकी बात नहीं होती कि जिन लोगों ने मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ को, पार्लियामेंट में उनकी बात नहीं होती। सारी आपका जोर जो है वो या खान साहब की रिहाई के लिए है या बाकी डिमांड के लिए? लोगों ने मैंडेट ही एक काम के लिए दिया है, इमरान खान की रिहाई के लिए। अच्छा। और किसी काम के लिए वोट मिला ही नहीं किसी को। आज अगर खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर हैं या ये MNA MPs हैं, इनको सिर्फ एक काम के लिए लोगों ने वोट दिया, इमरान खान को रिहा कराओ, बस, और इनका कोई काम नहीं है। तो कोई बैकडोर रब्ते वगैरह हो रहे हैं कोई रिहाई के लिए या कोई चीज़ें? कोई ये जो मुलाकातें हुई जो हमने डिस्कस किया पहले, हो तो रही है ज़ाहिर। आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है वो बड़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि उनसे बात करें। चलें, वो तो हमें भी यही कहते थे। अच्छा चलें नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब ने काफ़ी खुल के बातें की हैं तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुतल्लिक भी और हुकूमत से मुतल्लिक भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।